बेटा सबको गुड मॉर्निंग। पिछला लेक्चर जो था आपका उसमें हमने एल्काइल हैलाइड का बेटा प्रिपरेशन कैसे होता है ये सारी चीजें आपको बता दी थी। आज आपका बेटा प्रॉपर्टीज एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी बता देते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको बेटा केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है। तो ये आपकी हेडिंग है। property physical property of alkyl halide physical property of alkyl halide। आइए इसको ढंग से देखते चलिए। इसमें आपका जो पहला पॉइंट है, इसमें आपका पहला पॉइंट है ये है बेटा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेथाइल क्लोराइड हो, दूसरा बेटा आपका एथाइल क्लोराइड हो और तीसरा आपका कंपाउंड होगा मेथाइल ब्रोमाइड हो। ये गैसेस होते हैं, आर गैसेस वाइल अदर कंपाउंड्स are liquid or solid। एक तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल होता है। दूसरा एक और आपकी प्रॉपर्टी हुई, जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं सारे के सारे एल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगला पॉइंट हो गया ऑल एल्काइल हैलाइड are colorless but alkyl bromide and alkyl iodide are colored when exposed to air। तो ये बेटा आपका पॉइंट हो गया। सबसे आपका पहला पॉइंट मेथाइल क्लोराइड हो गया, मेथाइल ब्रोमाइड हो गया, एथाइल क्लोराइड हो गया, ये तीनों गैस होती है। जबकि और सब जो होता है वो या तो लिक्विड होता है या क्या होता है, सॉलिड होता है। अगला बेटा जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं, लेकिन एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल हैलाइड कलर्ड होता है जब उनको एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे बेटा ये मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल फ्लोराइड हुआ। अगला बेटा आपका मेथाइल ब्रोमाइड हुआ और लास्ट आपका होगा मेथाइल आयोडाइड। तो ये देखिए आपका बेटा जैसे जैसे कि आप इधर से इधर जाएंगे तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी है, इंक्रीज होगी। बेटा फ्लोरीन से ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन से बड़ी ब्रोमीन की होगी, ब्रोमीन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी किसकी होगी, आयोडीन। तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब दो तीन पॉइंट और आपको बता दें, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी शुरू की जाएगी। अगला बेटा पॉइंट देखिए, तो ये आपका जो पॉइंट है, अगला पॉइंट फोर्थ पॉइंट जो है ये बॉइलिंग पॉइंट का है। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया होगा कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है
का ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है। फिर हमने आपको बताया होगा अगर दो सेम मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर वेट के एल्काइल हैलाइड हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक, तो बेटा जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया या इसी को कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग। फिर से सुनो, अगर एल्काइल हैलाइड की बात की जाए केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट आपस में एग्जामिनर कंपेयर करने के लिए कहे तो जिस एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। अगर बेटा दो सेम मॉलिक्यूलर वेट के एल्काइल हैलाइड हो जाए तो जिस एल्काइल हैलाइड में सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी उस एल्काइल हैलाइड की बेटा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी और जिस एल्काइल हैलाइड में सरफेस एरिया जितनी कम होगी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम होगी। सरफेस एरिया और ब्रांचिंग एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपका बेटा क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास मेथाइल क्लोराइड है, पहला ऑप्शन मेथाइल क्लोराइड है, दूसरा ऑप्शन हो गया एथाइल क्लोराइड है, एथाइल क्लोराइड हुआ, तीसरा ऑप्शन हो गया CH3CH2 CH2Cl प्रोपाइल क्लोराइड हो गया और फोर्थ ऑप्शन है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया CH3CH2 CH2CH2Cl ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। तो इन चारों में बेटा किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, तो सब देखिए अलग अलग बेटा मॉलिक्यूलर वेट के हैं और जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन में बेटा आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो फोर्थ ऑप्शन की होगी, सबसे ज्यादा फोर्थ वाले ऑप्शन की होगी, उससे कम थर्ड वाले ऑप्शन की होगी, उससे कम सेकंड वाले ऑप्शन की होगी और उससे कम फर्स्ट वाले ऑप्शन की होगी। अब अगला बेटा जो क्वेश्चन है वो ये, उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है CH3 CH2 CH2 CH2Cl ये होगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो ये होगा CH3 CH CH3 CH2 Cl, ठीक। तीसरा बेटा जो ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन वो आपका हो गया CH3 CH2 CH CH3 और ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन होगा CH3 फिर आपका CH3 और ये हो गया Cl। ये चार ऑप्शन एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन चारों में किसकी बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो ढंग से सारे कंपाउंड को देखो, सारे कंपाउंड में चार चार बेटा कार्बन है, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, हेलोजन की संख्या सेम है, मतलब सबके मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मतलब ये आइसोमेरिक कंपाउंड है और इन आइसोमेरिक कंपाउंड की बेटा हमें बॉइलिंग पॉइंट बतानी है। तो हमने कहा था कि अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया। ये देखिए क्लियर कट दिख रहा है कि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया पहले की है और सबसे कम फोर्थ की है, ठीक। इसमें ब्रांचिंग कम है और इसमें ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है। या ऐसा कह सकते हो कि इसमें ब्रांचिंग नहीं है और इसमें ब्रांचिंग मैक्सिमम है। तो जब इसमें ब्रांचिंग एब्सेंट है तो सरफेस एरिया क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो सबसे ज्यादा बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा पहले और सबसे कम किसका होगा, फोर्थ का। अब हमें सेकंड और थर्ड सोचना है। ये देखिए सेकंड में भी एक ब्रांचिंग है और थर्ड वाले ऑप्शन में भी एक ब्रांचिंग है। सेकंड जो है ये बेटा आपका प्राइमरी है ना, और थर्ड वाला जो है ये आपका कैसा है, सेकेंडरी एल्काइल है। तो पहले से थोड़ा सा कम दूसरे का, पहले से कम दूसरे का होगा और दूसरे और तीसरे की बॉइलिंग पॉइंट बेटा लगभग आपकी बराबर होगी। अगर एक ऑप्शन लगाना हो कौन ज्यादा होगा तो आप लगा दीजिएगा सेकेंडरी वाला, मतलब 2 वाला ऑप्शन
जो बेटा प्राइमरी है इसमें ब्रांचिंग है उसकी थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा आपका सेकंड और थर्ड जो दिख रहा है जिसमें एक ब्रांचिंग है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट बेटा लगभग बराबर होती है, लेकिन बेटा जो ये प्राइमरी है उसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी और सेकेंडरी वाले की क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका आंसर हो गया बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड का। क्लियर? अब आइए बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड का ये आंसर आपका क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए फिर उसके बाद आगे बात की जाए। आइए इसमें बात करें अगला एक और क्वेश्चन फोर्थ। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया हुआ है, अरेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी के ही बेस पे क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड। या बेटा क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज जो एम्स में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बेटा एम्स में आ चुका है, एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया क्वेश्चन था, which of the following compound, which of the following compound, which of the following compound have, which of the following compound have maximum melting point। ये क्वेश्चन बेटा मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे पूछा गया था और एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और फोर्थ ऑप्शन है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके हैं, ठीक, ये आपके ऑप्शन है। अब इधर सुनिए, कभी बेटा मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो सबसे पहले चेक किया जाता है मॉलिक्यूलर वेट। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, ये आपका होगा। अब मान लो बेटा दो कंपाउंड हो और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, सेम हो। इन आइसोमेरिक कंपाउंड, अब दो कंपाउंड है, उन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, मतलब कंपाउंड आइसोमेरिक कंपाउंड है। तो ये देखिए जब आइसोमेरिक कंपाउंड होता है तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है कि जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा सिमेट्री होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, डेंस होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बेटा आइसोमेरिक कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सिमेट्री ऑफ कंपाउंड। क्लियर हो गया? तो ये देखिए इन चारों ऑप्शन में मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले का होगा। तो पहले कंपाउंड का बेटा मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम है, तो बेटा पहले कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, मिनिमम। ये आपका हो गया। अब हमारे पास बेटा तीन ऑप्शन और बचा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कभी भी इनका ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा कि किसकी बेटा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो ये देखिए ये आपका ऑर्थो है, सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन इस कंपाउंड को किसी भी प्लेन से आप कट कीजिए तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होगा तो बेटा ये डेंस होगा, कॉम्पैक्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्थ की बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी,
मैक्सिमम होगी ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर, मैक्सिमम ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। क्लियर हो गया? तो एक ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। अब आइए बेटा आगे। आइए अब आपका केमिकल प्रॉपर्टी शुरू किया जाए, केमिकल प्रॉपर्टी शुरू किया जाए। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें ढंग से देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का हम यूज करके कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी बेटा मैकेनिकल वाइज क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में ना करके हम मेनली ये आपको बता रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनेगा, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनेगा। तो पहला इसमें है प्रिपरेशन ऑफ alkane from alkyl halide, preparation of alkane from alkyl halide। एल्काइल हैलाइड का यूज करके हम बेटा एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। जनरली ये जो रिएक्शन है ये आपका हाइड्रोकार्बन में भी दिया होता है, तो ये रिएक्शन आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ो, यहाँ पढ़ो, दोनों चीजें लिखी है, कहीं से भी हो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेटा एल्काइल हैलाइड ढंग से देखिएगा, एल्काइल हैलाइड का यूज करके एल्केन कैसे बनेगा। तो इसमें हमें दो रिएक्शन पढ़नी है। जो पहली रिएक्शन मेनली हमें पढ़नी है वो होता है उर्जी रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, WURTZ, उर्जी रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें पढ़नी है। उर्जी रिएक्शन जो होता है उसमें एल्काइल हैलाइड की सहायता से किस चीज का फॉर्मेशन किया जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ढंग से बेटा आप समझते चलिए क्या होता है, कैसे होता है। उर्जी रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, 2 मोल एल्काइल हैलाइड है, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। 2 मोल एल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बेटा ये ईथर कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। क्यों नहीं बेटा, आपका मॉइस्ट होना चाहिए। उसकी रीजनिंग कभी आपको क्लियर हो जाएगी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो देखते हैं कि RR सिमेट्रिकल इवन कार्बन एल्केन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आपका पूछा जाए कि उर्जी रिएक्शन के द्वारा क्या बनता है, तो उर्जी रिएक्शन के द्वारा बेटा सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन इज फॉर्म। सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन इज फॉर्म, हायर एल्केन इज फॉर्म। ठीक, उर्जी रिएक्शन के द्वारा हायर सिमेट्रिकल इवन कार्बन एल्केन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर, हायर सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन इज फॉर्म, ये आपका उर्जी रिएक्शन के द्वारा बनता है। अब यहाँ पे देखिए होता है सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन इज फॉर्म उर्जी रिएक्शन के द्वारा। अच्छा एक चीज और लिखते हैं, यहाँ पे बेटा एक और पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर,
ये आपका वुड रिएक्शन का सिंपल पॉइंट हुआ। वुड रिएक्शन में बेटा जब हम 2 मोल एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अच्छा देखिए क्या होगा, कैसे होगा इस रिएक्शन में। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें पूरी रिएक्शन की, बेटा मैकेनिज्म की बात करें थोड़ी बहुत, हम पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो पूरी रिएक्शन के अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले देखिए सोडियम, और आप जानते हो कि सोडियम मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। तो सोडियम ने बेटा इलेक्ट्रॉन निकाला, ये सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन ये होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। तो एल्काइल हैलाइड होगा और एल्काइल हैलाइड में बेटा ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये देखिए ये बॉन्ड टूटा तो बेटा इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन आके अटैक करेगा। तो होता क्या है कि आपका बेटा ये R फ्री रेडिकल बनता है, R फ्री रेडिकल बनता है और प्लस X माइनस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। X माइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये बेटा R फ्री रेडिकल अपने ही टाइप के दूसरे R फ्री रेडिकल के साथ मिलता है और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये पूरी की पूरी फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म होती है, ये पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। पूरी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे सोडियम तुरंत बेटा अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है, कैटायन में शिफ्ट होता है। फिर सेकंड स्टेप में वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करता है और एल्काइल हैलाइड में से X माइनस निकलता है, एल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और एक एल्काइल फ्री रेडिकल अपने टाइप से दूसरे एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ मिलता है और सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन का क्या कर ले जाता है, फॉर्मेशन कर ले जाता है। अब खुद अगर आप सोचिए कि अगर ये ड्राई ना होके मॉइस्ट होता तो बेटा यहाँ पे वाटर होता, मॉइस्चर होता और इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता और जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलता। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की साइज बहुत छोटी होती है और साइज बहुत छोटी होने के कारण बेटा इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल की जुड़ने के बजाय वो बेटा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा और बेटा सेम कार्बन के एल्केन लोअर एल्केन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लोअर एल्केन का फॉर्मेशन ना हो, सिमेट्रिकल इवन कार्बन हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो, इसके लिए बेटा उनके रिएक्शन में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या लिया जाता है, सॉरी मॉइस्ट ईथर की प्रेजेंस की जगह पे क्या लिया जाता है, ड्राई ईथर लिया जाता है। कितनी बात क्लियर हो गई? तो ये ढंग से देख लीजिए मैकेनिज्म क्या था, कैसे था। अब एक चीज और अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऊर्जा रिएक्शन दूसरा पार्ट देखिए। ऊर्जा रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है। ऊर्जा रिएक्शन में अगर आप गलती से बेटा टर्सरी एल्किल हैलाइड लोगे, क्या लोगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे हम नोट करके लिख रहे हैं अगर आपने गलती से टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा विथ टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, हैलाइड प्रोडक्ट इज एल्कीन। एक ये नोट का पॉइंट है, प्रोडक्ट इज एल्कीन, एल्कीन। और दूसरा बेटा है नोट का दूसरा पॉइंट है कि जो ऊर्जा रिएक्शन होती है ये मेनली बेनिफिशियल होती है सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ये बेटा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया नॉन बेनिफिशियल, नॉट बेनिफिशियल, बेनिफिशियल फॉर formation of asymmetrical alkane, asymmetrical alkane। अब मान लो आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा कि ऊर्जा रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल इवन कार्बन एल्केन, एसिमेट्रिकल एल्केन मतलब ऐसा एल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो ढंग से देखिए यहाँ पे हम इसको देखें क्वेश्चन के फॉर्म में।
आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपने एक बेटा मेथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक, मेथाइल ब्रोमाइड लिया, और दूसरा कंपाउंड आपने CH2 CH3 ये एथाइल ब्रोमाइड लिया, और आपने इस कंपाउंड की हीटिंग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कर दी, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कर दी, तो आपका बेटा क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा हमारे पास बेटा कंपाउंड है एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, और हमने इन कंपाउंड को 2 इक्विवेलेंट सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हीट कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए मैकेनिज्म के थ्रू चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से मेथाइल फ्री रेडिकल फ्री होगा, और यहाँ से बेटा आपका एथाइल फ्री रेडिकल, एथाइल फ्री रेडिकल ये आपका फ्री होगा। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा और क्या बनेगा, तो ये अपना बेटा मेथाइल फ्री रेडिकल अपने ही टाइप के और मेथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा, और बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ये एथाइल फ्री रेडिकल अपने ही टाइप के और एथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा, और नॉर्मल ब्यूटेन का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा, नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेगा। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ये मेथाइल फ्री रेडिकल इस एथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिले और नॉर्मल प्रोपेन का क्या कर ले? फॉर्मेशन कर ले, तो ये हो गया CH3 CH2 CH3, तो ये बेटा 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब होता क्या है, इन तीनों प्रोडक्ट की बेटा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा, तो इन तीनों प्रोडक्ट को मिक्सचर में से हमें सेपरेट करना होगा, तो बेटा डिस्टिलेशन करना होगा, सेपरेशन करना होगा, प्यूरिफिकेशन करना होगा, लैब में इसके बाद कई सारे स्टेप इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये रिएक्शन बेटा बेनिफिशियल लैब में नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए उच्च रिएक्शन किसके लिए बेनिफिशियल होता है, तो आंसर लगाइए उच्च रिएक्शन जो होती है, उच्च रिएक्शन जो होती है वो सिमेट्रिकल इवन कार्बन हाइड एल्केन बनाने के लिए बेनिफिशियल होती है। किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। एग्जाम में पूछा जाए कि उच्च रिएक्शन एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, ऐसा क्यों? या बेटा मिक्सचर ऑफ एल्केन न बने इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, क्यों? तो बेटा आपका एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए जो 2 एल्केन हैलाइड यूज होगा उन दोनों का नेचर डिफरेंट होगा, और ये देखिए दोनों का नेचर डिफरेंट हुआ, तो इसकी मैकेनिज्म पे थोड़ा सा जाइए, मेथाइल फ्री रेडिकल, एथाइल फ्री रेडिकल, प्रोबेबिलिटी देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या यहाँ पे संभावना होगी। तो आपकी मेथाइल मेथाइल के साथ रिएक्ट करेगा, इथेन बनेगा, एथाइल एथाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, और इन दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, वो ये बनेगा। अब बेटा जब 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड का यूज किया गया उस रिएक्शन में, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने, 3 बेटा आपके प्रोडक्ट बने, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने। अब होता क्या है कि इन तीनों प्रोडक्ट की बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस बेटा बहुत कम फ्रैक्शन में होता है, जिसके कारण बेटा इन तीनों का डिस्टिलेशन बड़ा मुश्किल होता है, सेपरेशन बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब ये सेपरेटली प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं तो इनका यूज भी करना अच्छा नहीं होता। तो ये आपकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी। यहाँ पे ढंग से देख लीजिए क्यों ड्राई यूज किया, मॉइस्ट ईथर यूज नहीं होगा, उसकी हमने रीजन बता दी। एल्काइल फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और बेटा पहले कुछ रिएक्शन पे और आपका क्वेश्चन हो, फिर उसके बाद आगे चलिए। क्वेश्चन है आपका कुछ रिएक्शन के बेस पे, कुछ रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन है आपका। एक कंपाउंड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आपका बेटा लगा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ भी लगा हुआ है क्लोरीन। और इस कंपाउंड को ये बेटा एक ही मोल है, ये 1 मोल है, और इस 1 मोल कंपाउंड को 2 इक्विवेलेंट सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया तो बनने वाला प्रोडक्ट बताइए। हमारे पास 1 इक्विवेलेंट कंपाउंड है, और 1 इक्विवेलेंट कंपाउंड को बेटा हमने 2 इक्विवेलेंट सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर के साथ हीट किया तो बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए क्या होगा, कैसे होगा। तो ढंग से देखिए जो चीज हम समझा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपका क्या होगा, कैसे होगा। आइए बेटा मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म को फॉलो करके बनाऊंगा तो समय नहीं लगेगा। आप इस बॉन्ड को तोड़िए और इस बॉन्ड को तोड़िए। एक सोडियम में एक इस क्लोरीन को लेकर निकल गया, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को निकल गया, तो बेटा 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड ये आपके बाहर निकल गया। अब आपका बेटा जो इंटरमीडिएट बना वो हो गया CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका होगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। हो सकता है ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए, मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए। और जब ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आपका बनने वाला प्रोडक्ट साइक्लोप्रोपेन होगा, ये हो गया। अब मान लीजिए रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर ना होके इंटरमॉलिक्यूलर होगा, ये रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा इक्विवेलेंट होंगे तो क्या होगा, मोर इक्विवेलेंट की ये कंडीशन बता रहा है। वन इक्विवेलेंट होगा तो बेटा तब तो यही होगा। अब एक से ज्यादा इक्विवेलेंट होगा तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब मान लीजिए रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर ना होके इंटरमॉलिक्यूलर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हो जाए तो इस टाइप का एक कंपाउंड अपने ही टाइप के एक और दूसरे कंपाउंड के साथ बेटा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो आप खुद सोचिए साइक्लोहेक्सेन का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन जो प्रोडक्ट है वो बन गया। अब ध्यान से सुनिए, जो इंट्रा होता है जो अपने में ही होता है, जो चीज अपने घर में होता है, जो इंट्रा होता है वो बेटा फास्ट प्रोसेस होता है, वो फास्ट प्रोसेस होता है। और जो चीज दो लोगों के बीच में होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। अब अगर बेटा आपका ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है मतलब इस कंपाउंड को सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और वहां पे रिएक्शन कंडीशन में आपने टेंपरेचर कम लिया हुआ है, तो टेंपरेचर कम लोगे तो ढंग से सुनिए, रिएक्शन में एक बार टेंपरेचर कम लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार टेंपरेचर ज्यादा हो तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपने बेटा टेंपरेचर कम लिया हुआ है तो टेंपरेचर कम लोगे तो ये बेटा रिएक्शन स्लो चल रही है, इसको कंप्लीट कराने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता है, ज्यादा टेंपरेचर की आवश्यकता है। जबकि ये रिएक्शन ऊपर वाली जो इंट्रामॉलिक्यूलर है ये फास्ट है, तो अगर कम टेंपरेचर होगा तो रिएक्शन सोचेगा कि हमारे पास एनर्जी कम है, वो हम पाथ फॉलो करें जो जल्दी से हो जाए। तो कम टेंपरेचर पे बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ये जो फास्ट रिएक्शन होता है ये बेटा लो टेंपरेचर पे पॉसिबल होता है। और आप जानते हो कि लो टेंपरेचर पे जो रिएक्शन होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। अब मान लीजिए बेटा हाई टेंपरेचर है, रिएक्शन के दौरान टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, तो टेंपरेचर बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन कंडीशन सोचेगी कि हम वो वाला पाथ, अच्छा ये देखिए यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चीज और समझ लीजिए, ये देखिए साइकिल छोटी है और साइकिल छोटी है तो बेटा एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है और एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ये कंपैरिजन वाइज अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे नीचे वाले केस में देखिए साइकिल आपकी बड़ी है और साइकिल जब बड़ी है तो बेटा एंगल स्ट्रेन कम होगा, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे बेटा जो एंगल स्ट्रेन होगा एंगल स्ट्रेन ये कम होगा। और जब एंगल स्ट्रेन कम होगा तो बेटा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और वैसे भी जानते हो हेकल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक कंपाउंड में मोस्ट स्टेबल होता है। अब टेंपरेचर ज्यादा है, टेंपरेचर ज्यादा है तो ये स्लो वाली भी रिएक्शन जो होगी वो हो सकती है। तो जब टेंपरेचर ज्यादा होगा तो ये जो आपका फ्री रेडिकल बनेगा, जो इंटरमीडिएट होगा वो कहेगा कि हमारे पास इतनी पर्याप्त एनर्जी है कि हम बेटा मोर स्टेबल प्रोडक्ट का क्या करें, फॉर्मेशन करें। तो अगर टेंपरेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन जो होगी वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसको फॉलो करेगी, स्वेस्ट पाथ को फॉलो करेगी और साइक्लोहेक्सेन का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे बेटा आपका हाई टेंपरेचर हुआ और हाई टेंपरेचर पे बेटा जो रिएक्शन होती है
वो आपकी काइनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं, कैसे होती है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन था 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन था, और इसको बेटा 2 इक्विवेलेंट सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ हीट किया गया। तो लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल होगा, कौन सा प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगा। स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए बेटा इंट्रा होगा कि इंटर होगा, तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। आइए अगला, हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, वो भी देख लीजिए। अब मान लो हमारे पास बेटा ये कंपाउंड CH2Cl, Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl है ना, और हमने बेटा इस कंपाउंड को सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया, क्या होगा? तो ढंग से देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग बनेगी। एक प्रोबेबिलिटी अब इसमें ये भी हो सकता है, ये CH2 फ्री रेडिकल, ये CH2 फ्री रेडिकल, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, और बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो ये बेटा अगर एल्कीन बनाना हो तो आप इस डाइहाइड्राइड शुरू कीजिए, और एल्कीन नहीं बनाना है, साइक्लोएल्केन बनाना है। तो साइक्लोएल्केन बनाने के लिए हमें रिएक्शन कहां से शुरू करनी होगी? टर्मिनल डाइहाइड्राइड से। आइए आगे 2-3 चीजें और देखा जाए। अब नोट करके 2-3 चीजें और देखिए। जैसे बेटा ये रिएक्शन था, ऊर्जा रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड था, और 2 मोल एल्काइल हैलाइड को बेटा सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो RR ये आपका था। दूसरा एक और हम रिएक्शन लिख रहे हैं। अब हमारे पास बेटा एक मोल, मान लीजिए ये CH3Cl है, और दूसरा बेटा जो कंपाउंड है वो है आपका C6H5Cl, और इन कंपाउंड को हमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हीट किया, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। ठीक, अब तीसरा एक और रिएक्शन देखिए, हमारे पास एक और रिएक्शन है C6H5Cl प्लस C6H5Cl, ये हुआ, हीट किया हमने सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ये आपका हुआ। ठीक, इस प्रोडक्ट को बेटा कहा जाता है, इस प्रोडक्ट को कहा जाता है बाइएरिल, बाइएरिल। अब देखिए पहला वाला रिएक्शन, एक और रिएक्शन हम लिख दें तब आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लीजिए दूसरा है 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, और 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड को हमने सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जिंक ड्राई ईथर के साथ हीट कर दिया, और सेम प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास 2 मोल एलिफैटिक हैलाइड है, उनको सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करें, सिमेट्रिकल इवन कार्बन एल्केन बने, हायर एल्केन बने, तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? ऊर्ज। अगर सेम रिएक्शन में हम क्या करें, कि बेटा जो आपका एल्काइल हैलाइड था उसकी जगह पे एराइल हैलाइड, क्या ले लें हम? एराइल हैलाइड ले लें, तो जो रिएक्शन होता है उसका नाम हो जाता है फिटिंग। क्या नाम हो जाता है बेटा? फिटिंग। तो ये आपकी फिटिंग रिएक्शन हो गई, इसका नाम हो गया। और अगर बेटा हम 2 मोल में से 1 मोल एलिफैटिक ले, 1 मोल एरोमेटिक ले, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक, तो जो रिएक्शन का नाम होता है
वो आपका हो जाता है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। और यहाँ पे लास्ट वाले में देखिए 2 मोल एलिफेटिक हैलाइड दिया गया है, लेकिन बेटा जो आपका रिएजेंट है वो सोडियम ट्राइईथर की जगह पे हमने जिंक ट्राइईथर ले लिया। तो जब जिंक और ट्राइईथर लेंगे, जिंक ट्राइईथर लेंगे, तो बेटा ये जो रिएक्शन का नाम होगा वो कुछ नहीं होके रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ये बेटा 3-4 मेन रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन की सारी मैकेनिज्म फॉलो करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है, लेकिन बेटा कई अगर रिएजेंट बने, सबस्ट्रेट अलग-अलग हो जाए तो नाम भी क्या हो जाता है, अलग-अलग। अगर 2 मोल एलिफेटिक हुआ तो कुछ, 2 मोल एरोमेटिक हुआ तो फिटिक, 1 एलिफेटिक 1 एरोमेटिक हुआ तो बेटा हो गया कुछ फिटिक। और सोडियम ट्राइईथर की जगह पे जिंक ट्राइईथर हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा, फ्रैंकलैंड। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन निकालने के लिए 2 सोडियम लगेगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन निकालने के लिए 1 ही जिंक लगेगा, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आप क्लियर रखिएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये पूरा का पूरा बेटा कुछ रिएक्शन आपकी थी, कुछ रिएक्शन आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब आइए अगले पार्ट में। आइए बेटा आपका अगला, जैसे एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड की सहायता से एल्केनी बनाना हो तो कुछ रिएक्शन के बाद जो दूसरी रिएक्शन होती है उसको कहा जाता है कोरे हाउस। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। सिंथेसिस। अब ध्यान से बेटा सुनिए, कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस में क्या होता है, कैसे होता है, कुछ चीजें आप सुन लीजिए, फिर हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं, प्रोडक्ट बताने का तरीका बता रहे हैं, और फिर उसके बेस पे एक हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस जो होती है वो सिमेट्रिकल एज वेल एज asymmetrical alkane, asymmetrical alkane बनाने के लिए, दोनों के लिए होती है। asymmetrical alkane दोनों को बनाने के लिए यूज की जाती है, लेकिन बेटा मेनली जो ये यूजफुल होती है वो किसके लिए होती है, asymmetrical के लिए। दूसरा, ये बेटा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और SN2 मैकेनिज्म में बेटा मेनली प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करता है। और इसका बेटा तीसरा पॉइंट हुआ कि जो कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस होती है, इसका जो रिएजेंट होता है उसको कहा जाता है गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। और गिलमैन्स रिएजेंट जो होता है वो होता है डाइएल्किल लिथियम कॉपर। और डाइएल्किल लिथियम कॉपर जो होता है ये बेटा एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। और इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो क्या होता है, R-। इतनी बात क्लियर। फिर से सुनिए, कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस के द्वारा सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल एल्केन दोनों बनता है, लेकिन बेटा मेनली ये बेनिफिशियल होता है एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस जो होती है वो बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलो करती है। और SN2 मैकेनिज्म में बेटा आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड नहीं, मेनली क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट करता है। और कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस में जो रिएजेंट होता है वो मेनली गिलमैन्स रिएजेंट होता है। और गिलमैन्स रिएजेंट होता है डाइएल्किल लिथियम कॉपर। और डाइएल्किल लिथियम कॉपर को कहा जाता है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। और इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होता है, R-। एक चीज और, अगर बेटा आपने कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस में सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड यूज कर दिया तो सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ मेनली एल्किन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। विद सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड
सेकेंडरी और टर्सरी एल्कीन हैलाइड, एल्कीन इज फॉर्म, एल्कीन इज फॉर्म, ये आपका हो गया एल्कीन इज फॉर्म, ये आपका हो गया। अब आगे आइए, आगे देखिए होता क्या है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में बेटा ये CH3 है, CH3 है, CH3 CH2 Br, और इस कंपाउंड को बेटा हिट किया गया, इस कंपाउंड को हिट किया गया, हिट किया गया डाइमेथाइल, डाइमेथाइल लिथियम कॉपर के साथ, डाइमेथाइल लिथियम कॉपर के साथ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बेटा ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस और ये क्या हुआ प्लस, ये आपका होगा। और इसका बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो हो गया CH3 माइनस। अब होगा क्या कि ये CH3 माइनस Br माइनस निकलेगा और इस Br माइनस के जगह पे CH3 माइनस जाके लग जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और प्राइमरी एल्कीन हैलाइड इस रिएक्शन को देता है, इसलिए मिडलिंग मैकेनिज्म क्या होगी SN2। तो देखिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया CH3, CH2 और फिर ये हो गया CH3। क्लियर। एक आपका क्या होगा कि ये लिथियम दूसरे बेटा CH3 के साथ रिएक्ट करेगा और Li CH3 का फॉर्मेशन कर लेगा और कॉपर जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका CuBr का क्या कर लेगा फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपका बेटा रिएक्शन का पैटर्न होता है, ढंग से देख लीजिएगा क्या होता है कैसे होता है। अब एक बेटा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, when क्वेश्चन आया हुआ है when toluene is formed, toluene is formed through when toluene is formed through Porehouse, formed through Porehouse alkane synthesis, Porehouse alkane synthesis, when toluene is formed through Porehouse alkane synthesis, alkane synthesis, toluene is formed through Porehouse alkane synthesis, then find the reagent, then find the reagent, find the reagent। ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछा गया है, इसका आंसर देखिए, दो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और उन्हीं दो ऑप्शन में आपको बेटा आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो गया पहला ऑप्शन हो गया आपका टोल्यूइन, टोल्यूइन बेटा ये होता है, टोल्यूइन जो होती है वो ये होती है, टोल्यूइन ये होती है। इसको बनाने के लिए आपका होगा लिथियम डाइएल्किल, लिथियम कॉपर प्लस ये वाला, और दूसरा हो गया C6H5 का होल ट्वाइस लिथियम कॉपर प्लस CH3B। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए क्या है, कैसे एक्सप्लेनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये देखिए माइनस निकला तो ये क्या होगा प्लस, मतलब जो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट बनेगी वो आपकी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन होगी, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगी। अब देखिए अगर आपने पहला वाला यूज किया तो इंटरमीडिएट जो होगा वो फेनिल कार्बोकेटाइन होगा और दूसरा वाला यूज करोगे उसमें इंटरमीडिएट मेथाइल कार्बोकेटाइन होगा। और आप जानते हो कि फेनाइल कार्बोकेटाइन जो होता है डबली बॉन्ड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है, तो इसका इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होगा,
मतलब ये जो होगा वो रिएक्शन में किसी भी कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन दूसरा वाला जो होगा उसमें इसका इंटरमीडिएट इसके कंपैरिजन में स्टेबल होगा। इसलिए टॉल्विन बनाना हो कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस के द्वारा तो मेनली बेटा बाइफेनाइल लिथियम कॉपर यूज किया जाता है प्लस मेथाइल ब्रोमाइड यूज किया जाता है, प्लस मेथाइल ब्रोमाइड यूज किया जाता है। तो ये बेटा आप ढंग से देख लीजिएगा। आज का लेक्चर देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी आपका हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी हमने शुरू किया, और केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा एल्काइल हैलाइड की सहायता से एल्केन कैसे बनेगा वो हमने रिएक्शन पूरी की पूरी एक्सप्लेन की। और इसमें आपका दो रिएक्शन हुआ, और उन दो रिएक्शन में एक आपका उच्च था, उच्च की पूरी मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन की कैसे होता है क्या होता है, और दूसरा बेटा आपका कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। अब अगला लेक्चर जब शुरू होगा उसमें बेटा एल्कीन की सहायता से मतलब एल्काइल हैलाइड की सहायता से एल्कीन कैसे बनेगा, अल्कोहल कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आपकी कंटिन्यू होंगी। तब तक के लिए बेटा थैंक यू। फिर से शुरू कर रहे हैं कि जब भी आप अगला लेक्चर पढ़िए तो पिछले लेक्चर को आप एक बार रिवाइज करके आइए।